नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सरकार ने कहा, भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। आर्थिक संकट के कारण द्वीप राष्ट्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका को इस स्थिति से उबारने के लिए भारत ने इस वर्ष 3 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व सहायता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। धरती माता की सेवा और मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कल से पूरे देश में 200 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, लापता लोगों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 76 लोगों की मृत्यु। तेलंगाना सरकार ने तेज बारिश को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में कल से 3 दिन के अवकाश की घोषणा की। क्रिकेट में नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच जारी और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में नोवाक जोकोविच का मुकाबला निक किर्गियोस से। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। भारत ने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस वर्ष 3 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व सहायता दी है। श्रीलंका की स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका में हाल के घटनाक्रम पर भारत नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। श्री बागची ने कहा कि भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी देश है और दोनों देश सभ्यता के आधार पर गहरे संबंध साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और उसके नागरिक जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उससे भारत अवगत है। श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल शावेंद्र सिल्वा ने देश में जारी अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। असंतोष के बीच पिछले 2 दिनों में मंत्रिमंडल से 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में कल हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी मध्य कोलंबो के अत्यधिक सुरक्षा वाले इलाके में स्थित राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के आधिकारिक आवास में घुस गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। एक अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष बुधवार को त्यागपत्र देने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी अपने त्यागपत्र का प्रस्ताव दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में जारी घटनाक्रम पर वो नजर बनाए हुए है। मुद्रा कोष ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि देश में जारी राजनीतिक संकट शीघ्र सुलझा लिया जाएगा और मुद्रा कोष की सहायता से चल रहे कार्यक्रमों पर बातचीत फिर से शुरू हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। श्री मोदी ने आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। जब बड़े से बड़ा काम जन भागीदारी ताकत से होता है तो इसकी सफलता खुद देश के लोग सुनिश्चित करते हैं। जल जीवन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। स्वच्छ भारत जैसा इतना बड़ा अभियान जिसकी तारीफ आज सभी वैश्विक संस्थाएं भी कर रही हैं, उसकी सफलता का भी बड़ा श्रेय हमारे गांवों को है। इसी तरह डिजिटल इंडिया मिशन की असाधारण सफलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, स्वास्थ्य और समाज हमारी कृषि प्रणाली का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है, वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है और देश उन्नति करता है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से धरती मां की सेवा होती है। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी, जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप
प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है, जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई उद्देश्यों पर काम शुरू किया गया है। साथियों, आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। श्री मोदी ने प्राकृतिक कृषि अपनाने में किसानों को और इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गांवों के सरपंचों को बधाई दी। सम्मेलन में सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले हजारों किसान और अन्य हितधारक शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष मार्च में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रत्येक गांव के कम से कम 75 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना से प्रेरित होकर सूरत जिले में एक पहल की गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संन्यास का अर्थ स्वयं से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करना और समाज के लिए जीना है। श्री मोदी ने स्वामी आत्मस्थानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वीडियो संदेश से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बिताए समय का स्मरण किया। स्वामी जी ने शतायु जीवन के काफी करीब ही अपना शरीर त्यागा था। मुझे सदैव उनका आशीर्वाद मिला, उनके सानिध्य का अवसर मिलता रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि आखिरी पल तक मेरा उनसे संपर्क बना रहा। श्री मोदी ने कहा कि आदि शंकराचार्य हों या स्वामी विवेकानंद, भारत की संत परंपरा सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार पर चली है। उन्होंने स्वामी आत्मस्थानंद के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए वृत्त चित्र और एक फोटो जीवनी के विमोचन पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज को उनके इस कार्य के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए आज बेंगलुरु पहुंची। सुश्री मुर्मू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ननिल कुमार कटील और राज्य के भाजपा सांसदों तथा विधायकों के साथ बैठक की। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी इस दौरान राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ऐसे मुद्दों पर 100% परिणाम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है जिनके लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। जयपुर में उत्तरी अंचल परिषद की बैठक में श्री शाह ने कहा कि विकास के लिए सशक्त सहकारी व्यवस्था बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास अभियान के अंतर्गत कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला आयोजित करेगा।
अब तक 1,88,000 से ज्यादा लोग ऐसे मेलों में शामिल हुए और इन मेलों के माध्यम से अब तक 67,000 से ज्यादा प्रशिक्षुता अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एक दिन के मेले में 36 क्षेत्रों और 1,000 से ज्यादा कंपनियों तथा 500 विभिन्न प्रकार के उद्यम भाग लेंगे। मंत्रालय 200 से ज्यादा स्थानों पर इस मेले का आयोजन करेगा। मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं पास का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा और प्रशिक्षित उम्मीदवार 500 से ज्यादा विभिन्न उद्यमों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रशिक्षण और कौशल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को अपनी क्षमता का पता लगाने और उसे बढ़ाने में मदद करना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने उदयपुर हत्याकांड के मामले में 7वें आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल तेली की मालदास स्ट्रीट स्थित उनकी दुकान पर हत्या करने से जुड़ा है। NIA ने कहा है कि मुख्य आरोपी रियाज अटारी में से एक का करीबी आपराधिक सहयोगी था। वो कन्हैया लाल की हत्या की साजिश में भी सक्रिय रूप से शामिल था। NIA का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 16 हो गई है। कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। सेना, BSF, CRPF तथा राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के दल सहित कई एजेंसियां बचाव कार्यों में जुटी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि बहुत जल्द बचाव कार्य को पूरा कर यात्रा को फिर से सुचारू किया जाएगा। टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे CRPF के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहां रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा हो जाएगा। भूस्खलन और चट्टाने खिसकने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रा मार्ग में फंसे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया है। जम्मू जिला प्रशासन ने यात्रियों से आज भगवती नगर आधार शिविर नहीं आने का आग्रह किया है और जम्मू में बनाए गए 30 केन्द्रों में ठहरने को कहा गया है। 30 जून को शुरू हुई वार्षिक अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को संपन्न होगी। अब तक 1,10,000 से अधिक श्रद्धालु हिमलिंग शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद आंध्र प्रदेश के 6 तीर्थयात्री लापता हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। सभी 6 तीर्थयात्री आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों के रहने वाले हैं और घटना के बाद से इनकी कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त हिमांशु कौशिक को स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय और राज्य के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर भेजा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1902 भी शुरू किया है। राज्य के तीर्थयात्रियों और उनके संबंधियों की सहायता के लिए नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में भी हेल्पलाइन शुरू की गई है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने कहा, भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है।
आर्थिक संकट के कारण द्वीप राष्ट्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका को इस स्थिति से उबारने के लिए भारत ने इस वर्ष 3 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व सहायता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। धरती माता की सेवा और मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कल से पूरे देश में 200 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, लापता लोगों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 76 लोगों की मौत। तेलंगाना सरकार ने तेज बारिश को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में कल से 3 दिन के अवकाश की घोषणा की। क्रिकेट में नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच जारी और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में नोवाक जोकोविच का मुकाबला निक किर्गियोस से। महाराष्ट्र में वर्षा से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 76 लोगों की मृत्यु हो गई और 62 लोग घायल हुए हैं। 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 800 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में कल से भारी वर्षा जारी है। पिछले 24 घंटों में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्धा जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हुई और 2 लोग बाढ़ में बह गए। गढ़चिरौली के अहेरी तालुका में एक ट्रक बाढ़ में बह गया, जिसमें 5 यात्री सवार थे। स्थानीय अधिकारियों ने 3 शव निकाल लिए हैं और 2 यात्रियों की तलाश जारी है। नांदेड़ और सिंधुदुर्ग जिले में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मौसम विभाग ने आज चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के लिए रेड अलर्ट और कोंकण क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 13 और राज्य आपदा मोचन बल की 3 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उधर तेलंगाना में राज्य के कई हिस्सों में आज लगातार तीसरे दिन बारिश हो रही है। कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी कालेश्वरम में उफान पर है। भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर 39 फीट पर है। इस बीच राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विशेष रूप से जलाशयों के करीब रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। मौसम अधिकारियों ने अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक थी और वे वेल्लोर के आसपास के काफी क्षेत्र में फैल गए।
श्रीरंगपट्टम में खूनी लड़ाई के 6 साल बाद 14 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सैनिकों के कमांडर इन चीफ JF क्रेडॉक ने एक आदेश जारी किया जिसमें नए सैन्य ड्रेस कोड का विवरण दिया गया था। आदेश के अनुसार सिपाहियों को वर्दी पहननी थी और दाढ़ी कटवानी थी। उन्हें चमड़े की पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। यद्यपि ये आदेश एकरूपता स्थापित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन हिंदू सिपाहियों ने चमड़े की टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। मनिदा मनिदा इनियुम विழிகள் சிவந்தால் உலகம் விடியும் விழியில் வழியும் உதிரம் முழுதும் இனியும் சரிதம் எழுதும் அசையும் கொடிகள் உயரும் உயரும் நிலவின் முதுகை உரசும்। जब 21 सिपाहियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उन्हें शारीरिक दंड दिया गया और उन्हें मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 10 जुलाई 1806 की सुबह सिपाहियों ने वेल्लोर किले पर हमला किया। इसके बाद नरसंहार हुआ जिसमें 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के झंडे को सिपाहियों ने उतारा और टीपू का झंडा फहरा दिया। जब आरकोट से ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट किले तक पहुंची तो पता चला कि वो तो पहले से ही किला कार्यकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन जल्द ही उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश सेना ने मार गिराया और विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि वेल्लोर विद्रोह अक्सर 1857 की घटनाओं से ओझल हो जाता है, लेकिन इसके प्रभाव ब्रिटेन में भी महसूस किए गए थे। हम स्वतंत्रता सेनानी रहमान खान को भी याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सतारा के निवासी खान पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सतारा में कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बाद में कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर नौकरी छोड़ने और विद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में कड़ी मेहनत की सजा के साथ जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में 10 जुलाई 1859 को रहमान खान की मृत्यु हो गई। शहीद रहमान को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने आज ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। बाद में उन्होंने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। दिल्ली में मुख्य रूप से जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस अवसर पर इमामों ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और देश की शांति तथा प्रगति के लिए प्रार्थना की। देश के अन्य हिस्सों से भी ईद की नमाज अदा करने के समाचार मिले हैं।
तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के बावजूद लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। उधर केरल में भी मस्जिदों और ईदगाहों में सामूहिक नमाज अदा की गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने त्रिशूर जिले में कोडनगल्लूर स्थित चेरामन जुमा मस्जिद में नमाज अदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ईद उल अजहा के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच उत्कृष्ट सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आषाढ़ी एकादशी आज श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र में इस अवसर पर पंढरपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। विठ्ठला हरी विठ्ठला पांडुरंग हरी हरी विठू माऊली पंढरी जय जय राम कृष्ण हरी विठ्ठला हरी विठ्ठला। नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज में इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 3 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। टी20 श्रृंखला के बाद भारत 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। पहला मैच 12 जुलाई को ओवल में खेला जाएगा। लंदन में विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इस समय शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से हो रहा है। पहला सेट किर्गियोस ने 6-4 से जीता, वहीं दूसरा सेट जोकोविच ने 6-3 से अपने नाम किया। 6 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच 32वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। FIH महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए टिरासा में आज देर रात भारत का मुकाबला क्रॉसओवर मैच में टूर्नामेंट के सह मेजबान स्पेन से होगा। ग्रुप के अंतिम मैच में भारत को न्यूजीलैंड से 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड और चीन के खिलाफ 2 मैच ड्रॉ खेले। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश का अनुमान है। लेह में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजॉल, शिलंग, इम्फाल, कोहिमा और गैंगटॉक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ईटानगर और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1 या 2 बार बारिश की संभावना है। जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान के तहत केंद्र का 2 सदस्यीय दल जल संरक्षण कार्यों का जायजा लेने के लिए राजस्थान के बाड़मेर के दौरे पर है। दल ने विभिन्न स्थानों पर जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा के दौरान वर्षा जल संचयन, पेयजल और स्थानीय भौगोलिक स्थितियों की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। आर्थिक संकट के कारण द्वीप राष्ट्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका को इस स्थिति से उबारने के लिए भारत ने इस वर्ष 3 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व सहायता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। धरती माता की सेवा और मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कल से पूरे देश में 200 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, लापता लोगों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 76 लोगों की मौत।
तेलंगाना सरकार ने तेज बारिश को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में कल से 3 दिन के अवकाश की घोषणा की। क्रिकेट में नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच जारी और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में नोवाक जोकोविच का मुकाबला निक किर्गियोस से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।